नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लेकर आगे बात रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात, आज की टीवी, जो आज की सोशल मीडिया की अहम और फैक्ट न्यूज़ है, उन सब के बारे में बताएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि हैदराबाद की सिंगाची केमिकल फैक्ट्री में एक केमिकल टैंकर में धमाका हो गया, जिससे अभी तक जो खबर है उसमें 10 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कम से कम 20 से 30 लोग उसमें जो है ज़ख्मी भी हुए हैं। वहीं जो दूसरी खबर हुई है वो भी यहाँ से तेलंगाना से ही, कि तेलंगाना में राजा सिंह ने कहा है कि मैं तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहता हूँ बीजेपी का। इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं बीजेपी आला कमान को। वहीं जो आज की तीसरी खबर वो ये कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा से पहले बवाल, वैष्णो ढाबे पर हिंदू संगठन का हंगामा, लोगों से की बदतमीजी। वही जो आज की जो चौथी खबर वो ये है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लेने के बाद बोले डिप्टी सीएम, काम से पहले जो सरकार थी उसने भी इस चीज़ पे मोहर लगाने की कोशिश की थी। इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर साहब भी, जनाब रियाज साहब। रियाज साहब आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। रियाज साहब, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हैदराबाद में सिंगाची मेडिकल फैक्ट्री में आज एक भीषण विस्फोट हुआ, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नुकसान हुआ और 10 लोगों की अभी तक जो खबर है इसमें 10 लोगों की मौत हुई है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक केमिकल टैंकर में अचानक धमाका हो गया। विस्फोट इतना तेज़ था कि आसपास का इलाका दहल उठा और फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। अभी जो न्यूज़ आ रही है इसमें कम से कम 20 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सीरियस कंडीशन में हैं। जी, आपने जो खबर सुनाई है उसमें ये कहा जा रहा है, अब जो खबरें आ रही हैं उसमें तो पहले तो आपने कहा कि 10 अफराद अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए हैं और ये इब्तदाई खबरें हैं। और ये कहा जा रहा है कि 30 अफराद यानी शदीद ज़ख्मी हैं, जिसमें से आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात वहाँ पर पैदा हुए होंगे कि कम अज़ कम 20 अफराद के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। और ये सिगाची जो ये केमिकल प्लांट मेदक ज़िले में वाक़ है, पटेनचेरू जो है शहर से बिल्कुल करीब इलाका वाक़ है और उसके बाद आप देखेंगे कि आबादी भी पाई जाती है। इस तरह के अक्सर वाक़यात यासिर आप देखें कि आंध्र प्रदेश में वाक़ होते हैं, लेकिन तेलंगाना में सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। ख़ासतौर पर जो सरकारी अहदेदार होते हैं वो इस तरह के केमिकल प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। लेकिन जहाँ तक केमिकल प्लांट्स का सवाल है, ये काम बहुत ही एहतियात से करना होता है। ऐसे में जो वहाँ पर मज़दूर होते हैं, वहाँ पर जो अहदेदार होते हैं, यहाँ तक के जो साइंटिस्ट होते हैं, उन माहिरीन जो होते हैं, उनकी ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा ख़तरा लाक होता है और ये अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालकर काम करते हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात जब होते हैं तो आप देखेंगे कि अतराफ अकनाफ के इलाके में दहशत का माहौल पाया जाता है और वहाँ से इत्तलात आ रही है कि कई फायर इंजन्स जो हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं, आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आग से पहले ही जो धमाका हुआ उसमें लोग 10 मर गए। हाँ, उसमें लोग 10 मर गए और इलाके में काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल है, अफरा तफरी मच गई। और जो खबर अभी हमने आपको बताई कि 20 से 30 लोग काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं और जिस तरह अभी रियाज साहब ने कहा कि कम से कम 10-20 लोगों की मौत हुई है, तो अभी जो जानकारी सामने उसमें यही है कि काफ़ी लोग घायल हुए, उसमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हैं ज़्यादा सीरियस हालत में हैं। वहीं अगर हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ तो वो है कि बीजेपी का अध्यक्ष चुना जाना है। कल उसके लिए इलेक्शंस बताए जा रहे हैं, कल 1 तारीख को इलेक्शंस होंगे और उसके बाद फिर उस पर काफ़ी डिस्कशन भी होना है और फिर एक नाम सामने आएगा जो कि तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का होगा। लेकिन इससे पहले गोशा महल से बीजेपी सांसद जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने राजा सिंह ने आला कमान से अपने आप को अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम जो है अगर अध्यक्ष बन गए तो हम पार्टी में जो उथल पुथल मची है उसको सही करेंगे। दूसरा सबसे जो अहम उन्होंने एक बात कही है वो ये है कि इस पद पर नियुक्त होने पर अपनी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के भीतर एक समर्पित गौरक्षा विंग की स्थापना करेंगे और गौरक्षा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए ढाल बन के खड़े होंगे। जी। अब देखिए राजा सिंह है, राजा सिंह की तो थोड़ी सी फिक्र देखिए, उनका सोचो फिक्र देखिए कितनी गिरी हुई है। आप अगर वो कहते हैं कि मैं तरक्याती एजेंडा लेकर सामने आता फिर, और ठीक है चलिए आप मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं करते,
अब हिंदू भाइयों के लिए अगर आप तरक्याती काम करेंगे और उनके हलके में जाकर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने क्या काम किया है। सिर्फ गौ रक्षक या गौ को बचाना, यही अगर नारा लगाते रहेंगे तो लोगों को खाना चाहिए, ये नारों की ज़रूरत नहीं है। लोगों को तरक्की चाहिए, इस तरह के नारों की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक भी रियासती बीजेपी का सवाल है, आप देखेंगे कि किशन रेड्डी फिल वक्त इसके सदर हैं और मरकज़ी वजीर भी हैं और सिकंदराबाद से वो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं, बीजेपी की नुमाइंदगी करते हैं। किशन रेड्डी का एक ग्रुप है और दूसरी तरफ देखिए लक्ष्मण जो है उनका एक ग्रुप बन गया है। इसी तरह इटाला राजेंद्र जो बीआरएस से बीजेपी में शामिल हुए और आपने देखा कि किस तरह उन्हें मलका जी की पार्लिमानी हल्के से कामयाबी मिली, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की, तो फिर वहाँ पर एक कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ उन्होंने कामयाबी हासिल की। तो आप देखेंगे कि ई राजेंद्र भी इस दौड़ में शामिल है। लेकिन जहाँ तक राजा सिंह का सवाल है, तमाम ग्रुप राजा सिंह से बदजन है, सिवाय आप बंडी संजय के, जो बंडी संजय कुछ ना कुछ तायद कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह राजा सिंह की तायद कर रहे हैं। लेकिन अगर बहैसियत मजमूई देखा जाए तो राजा सिंह को किसी की तायद हासिल नहीं है। ताहम वो जिस तरह अपने आप को पेश कर रहे हैं, अरे अपने आप को पेश करने के बजाय आपको दूसरे लोग पेश करना चाहिए था कि राजा सिंह को आप सदर रियासती बीजेपी बनाएं। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि राजा सिंह को बना लें, तो ये मैं समझता हूँ कि उनकी काबिलियत पर भी सवाल निशान है। और जहाँ तक काबिलियत है, सब उनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि पहले उनका क्या कारोबार था और फिर उसके बाद उन्होंने तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार की। तेलुगु देशम से इत्तेफाक से वहाँ कॉरपोरेटर मुंतखब हो गए और उसके बाद आप देखेंगे तेलुगु देशम से में रहने के बावजूद भी उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी शुरू कर दी, फ़िरका वाराना बकवास शुरू कर दी, भोगने लगे और उसके बाद आपने देखा कि वो MLA बन गए। तो बहरहाल अब राजा सिंह को इससे पहले भी मुअत्तल किया गया और ये भी कहा जा रहा था कि अब की मरतबा भी उन्हें सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही इंतखाबात होने वाले हैं। हो सकता है कि कल ही रियासती बीजेपी के सदर का इंतखाब अमल में आए। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी की कामयाबी के इम्कानात है तो वो ई राजेंद्र है। बिल्कुल, लीडर राजेंद्र के ज़्यादा इम्कानात हैं क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वो एक सुलझे हुए लीडर है। यानी जाहिल बीजेपी का इमेज खराब हो सकता है। बिल्कुल जी जी। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी राजा सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगी, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी बीजेपी का वोट शेयर ना थोड़ा बड़ा इस बार। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसके बाद अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही है उसमें ये कहीं नहीं लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर पाएगी आगे चल के। या सिर्फ एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि अब देखिए बीजेपी के जो रुकन असम्बली राजा सिंह एक वाहिद हुआ करते थे, लेकिन 8 अरकान असम्बली इस मरतबा मुंतखब हुए हैं और सबसे हैरत अंगेज जो नतीजा था वो कामारेड्डी का था। कामारेड्डी में भी आप देखेंगे कि KCR ने मुकाबला किया था, वो तो चीफ मिनिस्टर थे, और जो होने वाले चीफ मिनिस्टर यानी रेवंत रेड्डी उन्होंने मुकाबला किया था। रेवंत रेड्डी ने 2 हलकों से मुकाबला किया था और KCR ने भी 2 हलकों से मुकाबला किया था। वहाँ के मुकामी जो बीजेपी उम्मीदवार है उन्हें कामयाबी मिली और रेवंत रेड्डी और KCR को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब वो भी दावा पेश कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराया आपने, जी हाँ, और दूसरा जो बनने वाला था उसको भी हराया। जी जी जी। तो आपकी इमेज कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। और जिस तरह से इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिस तरह राजा सिंह ने अभी जो अपना वो दिखाया कि हम अगर अध्यक्ष बन गए तो हम गौ रक्षा के लिए काम करेंगे। आप इंसानों के लिए क्या काम कर रहे हैं? इंसानों के रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने क्षेत्र में, चलिए पूरे तेलंगाना में नहीं, अपने क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें काफ़ी अहम होती हैं। इसी को लेकर के ये भी देखा जाता है कि बीजेपी के हर स्टेट में 1-2 लीडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं और वो चाहते हैं कि उनको अच्छा मुकाम हासिल हो। जिस तरह हम देख रहे हैं दिल्ली में अभी कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनको कैबिनेट में शामिल किया गया है, या फिर महाराष्ट्र में देखें, या और भी कई जगहों पे ऐसे लीडर्स पाए जाते हैं बीजेपी के जो हमेशा हिंदू मुस्लिम को अलग करने की, इस देश की जो एक गंगा जमनी तहजीब है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए बदनाम ज़बाना जिसे कहा जाता है, ऐसे लीडर्स मरकज़ी काबीना में भी शामिल है। देश के गद्दारों को गोली मारो डैश को जिस तरह का नारा लगाया गया, ठाकुर वो इसमें शामिल है। कई ऐसे अब बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले जो वज़ीर हैं, मरकज़ी वज़ीर, देखिए आप उनकी ज़बान बयान देखिए, मुसलमानों को कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाएँ। अगर इस तरह की बातें करते हैं तो बीजेपी में ये समझा जाता है कि बहुत जल्द वो तरक्की करने वाले हैं। और एक हो सकता है कि इस मरतबा कोई खातून भी मुकाबला करे बीजेपी
बीजेपी के रियासती सदर के लिए हो सकता है। अच्छा। जी जी। तो लेकिन अब देखना यह है कि पार्टी हाईकमान हो या रियासती जो पार्टी क़यादत है वो किस तरह के इक़दाम करती है। लेकिन जहाँ तक किशन रेड्डी का सवाल है, उनके बारे में कहा जाता है वो सुलझे हुए हैं, जबकि बंडी संजय और राजा सिंह एक ही कबील के दिखाई देते हैं। इसीलिए वो उसकी सपोर्ट में भी है ना। जी हाँ, जी हाँ। और इटाला राजेंद्र जो है वो मॉडरेट हैं, इटाला राजेंद्र। और लेकिन अगर उनका पस मंज़र देखेंगे तो आप बीजेपी का पस मंज़र नहीं उनका बैकग्राउंड, बल्कि वो तो कम्युनिस्ट यानी सोच फिक्र के हामिल हल्के से ताल्लुक़ रखते थे। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई बीजेपी के वॉशिंग मशीन में डूब तो जाता है और निकलने वाले निकल जाता है। कोई शर्म के मारे, शर्म तो वहाँ आती नहीं है, तो बहरहाल निकल जाता है या फिर फंस जाता है। बिल्कुल सही हो, जिस तरह फंस जाते हैं उसी तरह उत्तर प्रदेश से एक न्यूज़ आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली न्यूज़ है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले हिंदू संगठन मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णो ढाबे पर पहुंचे, कर्मचारियों से आधार कार्ड मांगे लेकिन नहीं मिले, फिर बारकोड स्कैन किया तो मालिक का नाम जाबिर राठौर बताया जा रहा है, जिसके बाद मुस्लिम होने का दावा किया गया। इसके बाद उन हिंदू संगठनों ने मिलकर उस ढाबे पर जितने लोग काम करते थे सबको काफ़ी परेशान किया, उनको एक रूम में ले जाके उनके कपड़े उतरवा के उनकी चेकिंग की। ये सारी चीज़ें चल रही थी, पुलिस का कोई आता पता नहीं था वहाँ पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इस तरह के संगठन जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पुलिस इतनी जल्दी पहुँचती है। बिल्कुल बॉलीवुड की 90s की फिल्मों की तरह। जी हाँ, जब सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके मस्जिद का मसला होता है, मस्जिद को मुनज़्ज़म करना होता है तो पुलिस फ़ौरन पहुंच जाती है। और इस तरह के वाक़यात में पुलिस बड़े आराम से पहुंचती है। जी बिल्कुल, जिस तरह हम 90s की फिल्मों में देखा करते थे कि जब पूरा काम हो जाता था उसके बाद पुलिस की गाड़ी पहुंचती थी, उसी तरह इस वक्त उत्तर प्रदेश में चीज़ें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में जो मामला सामने आया उसमें ये कहा गया है कि उन लोगों ने ये बोला कि दरअसल यशवीर महाराज ने 500 लोगों की टीम बनाई है जो कावड़ मार्ग पर दुकानों के नाम चेक कर रही। मतलब आप ये देखिए कि एक संगठन ने एक टीम बनाई है, लाइन ऑर्डर का कोई वो नहीं रहा, मसला नहीं रहा, खत्म हो गया। पुलिस वालों का या प्रशासन का कोई अहमियत नहीं वहाँ पे। इन लोगों ने 500 लोगों की टीम बनाई और जा करके नाम चेक करेंगे। पंडित जी वैष्णो ढाबे के कर्मचारी जो जिसके कपड़े उतार के चेक किया गया उसका नाम था गोपाल। जी जी। उसने बताया कि पहले आधार कार्ड मांगा, फिर वो मेरे पास था नहीं क्योंकि पहले खो गया है। फिर वो मुझे अंदर ले गए जहाँ उन्होंने मेरे कपड़े उतरवाए और फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ और काफ़ी चीज़ें चली। लेकिन इसी बीच अगर देखा जाए तो कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान सामने आया था। उन्होंने फिर एक बार ये बात कही थी कि लोग अपनी दुकानों के बाहर अपना नाम छपवाएं, ओरिजिनल नामों से अपनी दुकानें चलाएं, ढाबे चलाएं और कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिससे वहाँ पे क्या बोलते हैं अराजकता फैले। जी, जहाँ तक योगी हुकूमत का सवाल है, आप देखेंगे कि इस तरह के इक़दाम योगी हुकूमत की आदत में, उसकी फितरत में शामिल है और उनका भी यही हाल है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार पर रहने के लिए इस तरह के इक़दाम करते हैं। और आप देखेंगे किस तरह लोगों के कपड़े उतारे जा रहे हैं। आप कितनी शर्म की बात है, वहाँ जो ज़िले इंतज़ामिया है, जो रियासती इंतज़ामिया है, योगी की हुकूमत है, पुलिस है, हर कोई वहाँ PSC वगैरह सब कुछ है, उसके बावजूद भी कानून नहीं है और ऐसा लग रहा है कि वह जंगल राज है। और जो हिंदुत्वा की तंजीमें हैं, हिंदुत्वा की भी मैं समझता हूँ कि हिंदुत्वा अगर आप बात करेंगे, हिंदुओं की बात करेंगे तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। हिंदू मज़हब में कई ऐसे लोग होते हैं जो लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं ना तो इनका हिंदुत्वा से ताल्लुक़ होता है ना किसी मज़हब से ताल्लुक़ होता है और ये खुद को सनातनी कहते हैं, उससे भी इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि जिस अंदाज में श्री राम का नाम इस्तेमाल करते हैं, श्री रामचंद्र जी का, हमने बचपन में उनकी कहानियाँ पढ़ी हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि उन्होंने कोई तशद्दुद बरपा किया हो या किसी की हक तलफी हो, क्या किसी को कत्ल कर दिया हो, ज़बरदस्ती कत्ल कर दिया हो या किसी जानवर को मार दिया हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये नाम तो श्री रामचंद्र जी का लेते हैं और जैसे कि मुँह में राम राम और बगल में छुरी, उनका ये हाल होता है। और शर्म की बात यह है, और पुलिस के लिए भी मर डूबने की बात है वहाँ की, और हुकूमत के लिए मर डूबने की बात है। शर्म से चिल्लू भर पानी में डूबना चाहिए इन लोगों को कि आप तो कुछ नहीं कर सक रहे हैं। और जो गैर सरकारी तंजीमें हैं, जो हिंदुत्व के नाम पर कायम की गई तंजीमें हैं, जिनका RSS से इलाक़ होता है, ये कानून को अपने हाथ में ले रही हैं। तो इसका मतलब ये काबिल नहीं रहे कि हम कानून चलाएं या कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कामों के जरिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश को बल्कि हिंदुस्तान की इमेज को मुतासिर कर रहे हैं। बिल्कुल सही हो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश से चीज़ें सामने आती हैं, एक और ख़बर सर सामने आई है कि
यूपी के हमीरपुर में एक पुल की मरम्मत चल रही थी, पुल पर नो एंट्री का बोर्ड लगाकर उसे बंद कर दिया गया। तभी बीजेपी विधायक की गाड़ी आती है, नो एंट्री का बोर्ड हटा दिया जाता है, गाड़ी पुल से इस पार से उस पार चली जाती है। लेकिन तभी एक एम्बुलेंस आती है जिसमें एक महिला की डेड बॉडी रखी होती है, उसके साथ उसके बच्चे होते हैं। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी वो नो एंट्री का जो लगा होता है वो नहीं हटाया जाता बैरिकेड, और उसके बाद उसके बच्चे अपने हाथों पर स्ट्रेचर पर लेकर के अपनी माँ की डेड बॉडी जाते हैं। तो अगर ये उत्तर प्रदेश का प्रशासन, ये कानून व्यवस्था है, तो इस तरह की कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इस तरह की कानून व्यवस्था के सामने फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदुत्व की बहुत बड़ी बातें करते हैं, उनको इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। और जिस तरह अपोजिशन हमेशा कहती रहती है कि योगी आदित्यनाथ के राज्य में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही काम कर रहे हैं, बाकी सारे लोग सिर्फ उनकी जय जयकार में लगे जय जयकार कर रहे हैं। और अब देखिए योगी आदित्यनाथ बेचारा मजबूर है, बेबस है बेचारा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि अब जिस तरह की कार्रवाइयाँ इन लोगों ने की है, उसके बाद अब ये तमाम जो अनासिर है वो बेकाबू हो गए हैं, कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। अब ये ना ये कानून को मानेंगे, ना यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को मानेंगे, और ना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को समझने की कोशिश करेंगे और उनकी बात समझेंगे। और आपने देखा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये जो है बीजेपी हाईकमान जिम्मेदार है, RSS जिम्मेदार है। अगर RSS इस तरह की गैर इंसानी हरकतों पर उन्हें मुतनब्बे करती, इंतबा देती, वार्निंग देती, तो इस तरह के वाक़यात नहीं होते। बीजेपी का एक लीडर कानून के खिलवाड़ करते हुए वहाँ पर नो एंट्री का ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इस रास्ते से गुजर जाता है। जबकि कई बच्चे हैं, औलाद है, वो अपनी माँ की लाश लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें दाखिल होने की इजाज़त नहीं देती, और फिर वो मजबूरन स्ट्रेचर पर उस लाश को लिए आगे पैदल बढ़ते हैं। तो आप अंदाजा कीजिए, क्या वो मुसलमान थे? हरगिज़ नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ तो हुकूमत सिर्फ मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, बल्कि उन हिंदुओं की भी दुश्मन है जो गरीब है, जो कमज़ोर है और जो दलित हैं। और यकीन मानिए दलितों पर बहुत जुल्म हो रहा है। और जैसा कि आपने मुजफ्फरनगर में कौड़ियों की जो बात की है, उसके सिलसिले में आपको बता दूं कि 3 रोज पहले वहां एक 7 साल लड़की का रेप भी हुआ था। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसी रियासत बन गया है जहां पर आप देखेंगे कि ना बूढ़ी खातून महफूज है और ना ही कम उम्र लड़कियां महफूज है। बिल्कुल सही। और जिस तरह आपने बात की कि बीजेपी जो गवर्नमेंट है उसमें जो है गरीबों की कोई भी सुनवाई नहीं होती है, तो बीजेपी को पूंजीपतियों की पार्टी पहले से ही कहा जाता है कि वो पूंजीपतियों की पार्टी है, और उसमें उन्हीं लोगों की सुनी जाती है जिन लोगों के पास पैसा होता है, और उन लोगों की कभी नहीं सुनी जाती जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता। हाँ, जिनके पास पैसा होता है अगर वो किसी और पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो उनकी भी नहीं सुनी जाती। ऐसी चीज़ चल रही है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी है वहाँ कुछ समस्याएं पेश आती रहती हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले बोला गया कि यहाँ पे 3 लैंग्वेज पॉलिसी अपनाई जाएगी जी, लेकिन बहुत विरोध हुआ। काफ़ी विरोध होने के बाद वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, शिवसेना UBT हो गई, NCP हो गई, और राज ठाकरे ने भी ये बोला कि हम और उद्धव ठाकरे के साथ एक प्रोग्राम करेंगे। उन सब चीज़ों को देखते हुए बीजेपी ने, वहाँ की सरकार ने, NDA सरकार ने, महायुति सरकार ने उस आदेश को वापस ले लिया। अब उस आदेश को वापस लेने के साथ बहुत सारी चीज़ें ये भी शुरू हो गई हैं कि जिस तरह से अभी हाल ही में एक चीज़ आई सामने कि बीजेपी घर घर सिंदूर बांटेगी। पहले ऐसा एक सिक्का फेंका गया, जब उसका विरोध शुरू हुआ तो उसको वापस ले लिया गया। इसी तरह बीजेपी जब से 2014 से सत्ता में आई है, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई कि हर बार कुछ ऐसा दिया गया, वो नहीं चल पाया तो उसे फौरन वापस ले लिया गया जब उसका विरोध ज़्यादा हो। इसी तरह से जिस तरह हमने देखा कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, हालांकि उसमें 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई थी, लेकिन फिर एक दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का मूड सही होता है और वो सुबह आते हैं, वो कहते हैं हम इन चीज़ों को वापस लेना है। तो क्या बीजेपी लोगों को आजमाना चाहती है? अब एक बात क्या आपने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मूड सीधा हो गया, अच्छा हो गया। वो अच्छा नहीं हुआ, डर खौफ के मारे उन्होंने वो बिल वापस लिया है, क्योंकि बीजेपी अच्छी तरह आपको बता दूं कि ये लोग, जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि RSS हो या बीजेपी हो, अगर आप इनके पीछे भागते हैं तो ये फिर भागना शुरू करते हैं और जवाब नहीं दे पाते। इनसे जवाब पूछा जाए तो ये जवाब नहीं दे पाते और ये कहते हैं, हिंदुत्व के नारे लगाते हैं, जबकि इनसे भूख के बारे में पूछा जाता है या उनके बारे यानी जो बच्चों का रेप हो रहा है उस बारे में पूछा जाता है तो ये जवाब नहीं देते, बल्कि हिंदुत्व का नारा लगाते हैं। तो ये हर चीज़ को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक महाराष्ट्र का सवाल है, आपने कहा कि 3 लैंग्वेज फार्मूला, ये दरअसल
से लसानी फार्मूला है। और हुकूमत ने ये कहा है कि आप पहले तो एक तो हिंदी है और ये कौमी ज़बान ये कहते हैं, हालांकि अभी कोई कौमी ज़बान नहीं है, तो बहरहाल हिंदी को कौमी ज़बान कहते हैं। फिर उसके बाद जो मुकामी ज़बान होती है, लोकल ज़बान, लोकल लैंग्वेज होती है, उसको वो है उस फार्मूले में। और अंग्रेज़ी इंटरनेशनल राब्ते की ज़बान है, आलमी सतह पर राब्ते की ये ज़बान है। लेकिन आप देखेंगे कि महाराष्ट्र हो या फिर तमिलनाडु हो या फिर तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, ये ऐसी रियासतें हैं जिनको आप देखेंगे कि अपनी ज़बान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, प्यार है, जज्बाती हद तक लगा हुआ है। अगर आप मराठों की बात करेंगे तो मराठी को इस कदर ज़्यादा यानी चाहेंगे कि दूसरों को जुल्म का निशाना बना सकते हैं या हमलों का निशाना बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए शिवसेना का वजूद भी कैसे अमल में आया, इसी वजह से मराठा मानूस वगैरह जिसका नारा लगाया गया उसकी वजह से आया, और वहाँ पर बहुत हसास माहौल पाया जाता है। तो ऐसे में जब सेल लिसानी फार्मूले की बात की गई तो पिछले दरवाजे से बैकडोर से आने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ मराठों ने और ख़ास तौर पर अपोजिशन ने जिस अंदाज में हुकूमत को नंगा किया है, उसके बाद तो उन्हें वापस लेना पड़ा। जी बिल्कुल सही। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है हमेशा से कुछ ऐसा कुछ फेंकती है कि उसके बाद जिस तरह हमने पहले बोला कि जब उसका विरोध तेज़ हो जाता है तो फिर उसे वापस ले लेती है। और ये भी कहा जाता है कि इस देश में बीजेपी 2014 से जब से सत्ता में आई है तो ऐसा पासा फेंक करके वो ये देखती है कि हमारे पक्ष में कितने, हमारे विपक्ष में कितने हैं। और जिस तरह से इस बार 400 पार का नारा दिया गया था, उसके बाद हम सब ने देखा कि 240 पे आके आप सिमट गए हैं। तो इस बार इस तरह के कदम थोड़े सोच समझ के उठाए जा रहे हैं। जिस तरह हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर वाला जो अभियान चलाया जाना था उसका अनाउंसमेंट हुआ, फिर जब इसका विरोध होने लगा, हर पार्टी इसका विरोध कर रही है। अपोजिशन पार्टी, कुछ ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं हिंदुओं के खुद भी जो इसका विरोध कर रहे हैं। उसके बाद उसको वापस लेना पड़ा, फिर ये कह दिया कि ये फेक न्यूज़ है। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर तुम्हें सिंदूर भेजना है तो पहले अपनी बीवी को भेजो। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने बात की ममता बनर्जी की, तो आजकल ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ पे अभी रेप केस हुआ था लॉ कॉलेज में, और उसके बाद बीजेपी ने वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। और यही चिराग पासवान, जो कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन के में मुख्यमंत्री थे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, तो वहाँ पे अगर शराब पीने से लोग मर जाते थे तो इनका सबसे पहला सवाल यही होता था कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और अब जब से नीतीश कुमार एनडीए में चले गए उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग चिराग पासवान की तरफ से नहीं की गई है। तो आप ये भी देखिए, जिस जगह पे बीजेपी होती है, जिस राज्य में बीजेपी या अलायंस में सरकार होती है, वहाँ पे अगर कोई भी घटना हो जाए तो इतनी बड़ी नहीं होती है। अगर वो किसी बीजेपी राज्य में ना हो, जहाँ पे बीजेपी क्या बोलते हैं अपोजिशन में हो, तो वहाँ पे वो घटनाएं बहुत ही बड़ी हो जाती हैं और बढ़ा चढ़ा के पेश भी की जाती हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको आज के न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। हमें और हमारे सीनियर साहब जनाब रियाज साहब को दी इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।